21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, जहां 8 बिलियन पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड्स को पूरा किया है मशीन्स ने, जिससे गुड्स प्रोडक्शन को हर पॉसिबल एक्सटेंट तक ऑटोमेट, तेज और आसान बनाया गया है। और कुछ ऐसी ही कहानी रही है इंडियन टेक्सटाइल्स की भी। आज शरीर से लेकर दुकान तक हर जगह, हर रंग और हर वैरायटी के कपड़े मौजूद हैं, और ये संभव हुआ है मशीनीकरण से, जहां एक वर्कर के पूरे दिन का काम एक मशीन 5 मिनट में कर देती है। लेकिन शायद इस तरक्की में पीछे छूट रही है भारतीय हस्तशिल्प, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और उसको आज भी अपनी उंगलियों में जिंदा रखने वाले भारतीय बुनकर। क्या ये खुश हैं इस तरक्की से? टेक्सटाइल उद्योग के मशीनीकरण से किस हद तक प्रभावित हुए हैं ये? और क्या ये मशीन्स छीन रही हैं इन बुनकरों से उनकी पुश्तैनी रोजी रोटी? इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे शिल्पारामम की दुकान पे आए हुए हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि भैया का हैंडीक्राफ्ट का काम। तो हम इनसे थोड़ी बातें करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो भैया, नाम क्या है आपका? कलीम, अब्दुल कलीम। अब्दुल कलीम। कहाँ से हैं आप? यूपी से, बनारस। बनारस। अरे वाह। तो ये कब से ये आप खुद भी बनाते हैं खुद भी बनाते हैं और बाहर से भी बाहर खरीद से के भी होता है। यहाँ ला के बेचते हैं? प्रोडक्ट लाते हैं वहाँ से। तो भैया, पहले तो था कि जैसे हमारे जो ये थे व्यूअर्स थे, वो तो मतलब हाथ से बना के बेचते थे, तब तो वो था। अब जब से ये बड़ी दुकानों में जो कंपनियां आ गई हैं, जो शोरूम्स में सामान मिलने लगे हैं, तो क्या इनसे फर्क पड़ा है समाज को? फर्क तो है, लेकिन आइटम की बात है, आज भी अगर से हैंडीक्राफ्ट आइटम देखा जाए तो अभी भी डिमांड है, लेकिन कम है पहले से कम है ना? और पहले से कम है। और तो ये विदेशी कंपनियां या जो भारतीय कंपनियों में, तो इनकी वजह से बदलाव आया है थोड़ा। और बिजनेस पे असर आया। बिजनेस, तो क्या ऐसा है कि लोग ये काम छोड़ रहे हैं इस काम को? और छोड़ नहीं रहे, करने वाले अभी भी जो काम पुराने खानदानी करते हैं तो वही काम कर रहे हैं, अपना आइटम चेंज कर देते हैं। अगर से वो भी इसमें समय के हाँ, साथ समय बदलने के की साथ कोशिश बदलने कर। की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अभी साड़ी बहुत बनाती थी हैंडीक्राफ्ट, अब लोग बंद करके ये सब आइटम बिलवा रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब चल रहा है आइटम। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, बनारसी साड़ियाँ तो बहुत ही एक समय मशहूर हुआ करती थी। मैं खुद बनारस से हूँ, जानता हूँ। तो बनारसी साड़ियों का क्या हाल है? क्या अब ठीक चल उनकी रहा है। बिक्री उतनी है जितना उस समय हुआ करती थी? जिसका एक्सपोर्ट जा रहा है उसके लिए सही है। सिर्फ एक्सपोर्ट? हाँ, और भारतीय मार्केट में जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में माल जा रहा है, हाई फाई शोरूम जितना सब माल लेते हैं। वो लेते हैं। हाँ, अभी भी माल तैयार हो रहा है। तो मतलब, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। क्या क्वालिटी में फर्क आया है या हर आदमी के अंदर तो पैसे की लालच है, हर ये आदमी तो सोचता है कि 2 पैसा हमको बढ़ के मिले। बिल्कुल। तो मार्केट के हिसाब से जिस आइटम में ज्यादा कमाई होती है वो आइटम में लोग लग जाते हैं। हाँ। बस यही हो रहा है। और बनारसी साड़ियों की लागत थोड़ी ज्यादा होती है, हम्म। तो उसमें लोग पीछे हटते हैं। और अब उसको से भी बना रहा है, अभी बहुत सारा चल रहा है काम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है भैया। तो और भी तो वक्त के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी खुद ही बदलते रहते हैं, और अगर कंपटीशन आया है मार्केट में, चेंजेस आए हैं, तो इन्होंने भी ग्रेजुअली खुद को अडेप्ट किया है उसके साथ। बहुत अच्छा लगा कलीम भैया आपसे बात करके, और फिर मिलते हैं। खुदा। शिल्पारामन की कारपेट की दुकान पे, और यहाँ हम हैंडमेड कारपेट्स मिलते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के कारीगरों से और ओनर से। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम शाह। और आपका भैया? इरफान अली नाम है। तो ये कब से कर रहे हैं? ये काम तो तब हमारा 50 साल से। कुछ तय नहीं होगा। तो आपके दादा बाप तक कर दादा ये बाप। कितने साल से कारपेट बना रहे बता दो। आप कितने साल से करते हैं? 10 साल के थे तब का हम लोग बना रहे हैं। 10 साल की उम्र। 60 साल है। 60 साल हो गया है कालीन बनाते। कहाँ से हैं आप लोग? भदोई। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है भदोई, तो वहाँ से मैं भी। तो यहाँ से आप दोनों हैं। तो ये कितना लागत लगता है एक कारपेट को बनाने? एक कारपेट तो बनाने में 2000 भी लगता है, कोई कारपेट में 10,000 भी लगता है, कोई कारपेट में 5000 भी लगता है। क्वालिटी और कार कॉम्प्लेक्सिटी के बेस। तो आपको ये एक कारपेट बनाने में कितना लगता है? देखो 10 दिन भी लगता है, कोई कारपेट 1 महीने भी लगता है, कोई 20 दिन भी लगता है, कोई 1 साल भी लगता है। क्वालिटी 1 साल लगता है? 1 साल भी लगता है। अरे वाह।
तो कितनी, तो बुरा न मानो ये पूछा जाएगा, कितनी कमाई होती है ऐसे? हमारे क्या जैसे 10,000 लागत लगाए कारपेट में, ला जाने के बाद यहाँ पे 11,000 हमारा पड़ता है किराया लगा के। तो 12,500 का बेच लिए, 12,000 का तो बस आप 1,000 2,000 एक 2,000 से ज्यादा का मार्जिन नहीं रहता आपका, 2,000 तक का मार्जिन रहता है, 1,000-1,500। तो ऐसे क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी। और अगर आप ऐसे बेचते हैं तो आपको ऐसे पूरे के महीने भर में अगर हम आपसे पूछे तो आप कितना का कमा लेंगे? महीने भर में क्वांटिटी जैसे 30 पीस हो गया, 50 पीस कभी हो गया, कभी 20 पीस हो गया, तो कमाते क्या हम गवर्नमेंट का खा पे। अब इसमें रेंट भी बहुत कम है, तो यहाँ पे रेंट भी तकरीबन कम रहेगा। और बेचने का मतलब अगर 2 आदमी है यहाँ पे, बेचने के बाद अगर 20,000 भी 30,000 प्रॉफिट है, महीने में 10,000 15,000 कमा लेते हैं। महीने में 10,000 15,000 कमाते हैं। तो चाचा 50 साल से इस धंधे में है, धंधा कला में है, धंधा नहीं कहना चाहिए, तो आपने वक्त के साथ इसकी डिमांड बदली है, इसका तरीका बदला है, तो क्या बुनकरों ने भी खुद को वक्त के साथ बदला है? वो क्या बदलेंगे, वो जब जैसे काम जब मशीन के चल गया तो मजदूर आदमी का कम हो गया काम, बिल्कुल मजदूरी कम हो गया, मजदूरी कम हो गया। हैंडमेड कम हो गया। जहाँ 100 रुपये काम करते हैं वहाँ 50 रुपये काम कर रहे हैं। एकदम। अभी जो 100 रुपए का डेली काम करता था, मशीन वाले 200 दे रहे बच्चे वो 200 दे रहे हैं। तो जो एक वर्कर था, जो बुनकर था, उसका आमदनी गया। कम हुआ कम हो गया, और उस पे फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ गया। अब ये हैंड सब से हाथ से कार्पेट हम लोग कम क्लिप बनना। काटते थे, हाँ हाँ। हाँ अब ऊपर मशीन चलने लगा तो ऊपर जहाँ 4 आदमी इस पे काट रहे थे, अब कहाँ 2 घंटे में ये काट रहा है, तो कहाँ से चलेगा। तो क्या लोग ऐसे भी हैं जिन्हों जो बुनकर परिवार से थे पर उन्होंने ये काम छोड़ के कोई और काम की तरफ सहारा बहुत लिया? काम कर रहे हैं। ये ऐसा है। हाँ, क्या और अब क्या जो नए बच्चे आते हैं आपके घर के, क्या वो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं आपके नहीं काम नहीं, में? वो पढ़ाई वढ़ाई अब कर रहे हैं, क्या करेंगे ये सब काम करेंगे। डॉक्टर इंजीनियर हाँ, उन्हें भी बनना है। बस तो भाई अब ये तो देखते हमारे पे हैं, देख रहे हो काम करते में कुल ये थे। ये तो है, हाँ, ये सब कुल गट्ठा है। ये 50 साल का देखो ये सब तजुर्बा है चाचा का, ये आप जरूर देखें। तो ये फर्क पड़ा है परिवारों में भी। तो क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए कि कुछ ऐसा जो आप कहना चाहें, आप अपनी आर्ट बात जो पर? है ये प्रिजर्व रहे, सालों साल तक चले, क्योंकि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो इस काम में ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। तो अगर हम इसी चीज को बचाना चाहते हैं, जो इंडिया के जो हमारी जो है चीज हैंडीक्राफ्ट जो रहेगा, है, ठीक रहेगा, मशीन बंद हो जाए। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि अब ये हम हमारे माध्यम से जिससे बुनकरों की बेहतरी हो सके? फ्री हो तो सही रहता है, मशीन जो जब बंद हो जाए तो ठीक है। जो अब मशीन से बनाता है वो गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है। गवर्नमेंट कहाँ से बंद करेगी? जो हैंड में बनाता है उसको गवर्नमेंट पैसा देता है। भाई बात जो भी हो, ये तो है कि जो खूबसूरती और जो कला हमें यहाँ मिलती है वो मशीन कभी नहीं दे सकती। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चाचा भाई आपसे, और फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने 2 बुनकरों को देखा, एक साड़ी विक्रेता जिसने बदलते मार्केट के साथ खुद को अडेप्ट किया है और ग्लोबलाइजेशन से मिली बहुत बड़ी मार्केट को एक्सपोर्ट के थ्रू फ़ायदा उठाया है। वहीं दूसरा एक कारपेट बुनकर जो 50 साल से इसी कला में है, जिसे इससे अलावा और कुछ नहीं आता, और आज वो निराश है क्योंकि मशीन ने उससे उसका काम कम कर दिया है, छीन लिया है, और अब उसके घर के बच्चे वो पुश्तैनी कला नहीं सीखना चाहते। उसका एक ही कहना है कि मशीन बंद कर दी जाए। पर ये हम भी जानते हैं कि इस बढ़ते समाज में मशीन बंद तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा जिसमें हम अपनी तरक्की में इन बिछड़ते बुनकरों को भी साथ ले सकें। अब ये कैसे होगा, ये सिर्फ सरकार के नहीं, हमारे और आपके भी हाथ में है। इसी सवाल के साथ और एक उम्मीद के साथ कि फ़र्क पड़ेगा, बदलाव आएगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।